हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इसी कांकेर में। तो हम लोगों ने जो एमसीक्यू की सीरीज चालू किया है उसमें आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक इससे पहले के कुछ वीडियो देखे नहीं है वो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके विजिट करके पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, निम्न निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, सी है रॉबर्ट क्लाइव और डी है डुप्ले। ठीक है, तो याद रखना जो भारत के साथ सबसे पहले जो संबंध स्थापित किया था वो थे पुर्तगाली। ठीक, और इसी पुर्तगाली में डी अल्मीडा एक पुर्तगाली वायसराय था जो क्या चाह रहा था कि उसके जो कॉम्पिटिटर हैं अन्य देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, उन लोग भी भारत के साथ व्यापार करना चाह रहे थे। तो हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित रखने के लिए, व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए डी अल्मीडा ने कौन सा पॉलिसी लाया? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी अल्मीडा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन ए 1761 में, 1757 में, 1760 में और 1764 में। ठीक है, ये तो आप लोगों ने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा प्लासी के युद्ध के बारे में। तो ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 23 जून 1757। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखते होंगे कि अंग्रेज तो भारत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत क्या करने आई थी? भारत के साथ व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन आप देखते होंगे कि अंग्रेज धीरे धीरे भारत को क्या कर लिए? गुलाम भी बना लिए। तो ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? यहीं से, प्लासी के युद्ध से। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अपन नहीं जा पाएंगे अभी। तो आप फिलहाल याद रखना कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया का शुरुआत कहाँ से किया? प्लासी का युद्ध से। तो इस युद्ध में जो अंग्रेज कंपनी यानी अंग्रेज जो सेना है उनका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और वो किसको हरा देता है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? सिराजुद्दौला के जो मेन अधिकारी है उनको अपनी तरफ मिला लेता है घूस देकर, और उसके साथ प्लासी का युद्ध लड़ता है। और चूंकि सिराजुद्दौला के जो अधिकारी हैं पहले ही घूस लेकर किसके साइड मिल चुके हैं? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। तो ये युद्ध कौन जीत जाएंगे? अंग्रेज लोग। ठीक है, तो इस प्रकार अंग्रेज बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। ठीक है, तो प्लासी कहाँ है? बंगाल में। ठीक, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 23 जून 1757। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, तो याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछता है इस तरीके का। तो जैसे पूछेगा मान लो बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो याद रखना बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। और वहीं अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछ रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, ये दोनों अलग अलग पद है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बोल रहे हैं तो रॉबर्ट क्लाइव, है ना, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोल रहा है तो वारेन हेस्टिंग्स। और इसके बाद आता है भारत का गवर्नर जनरल। भारत का अगर मान लीजिए प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, और अगर पूछे भारत का प्रथम वायसराय, तो वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक, याद रखना, तो वो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अब एक चीज और याद रखना, जैसे ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हम लिखे, इसको पूरा ही लिख लेता हूं। तो देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव,
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना जो इन लोग जो पहले हैं वो पिछले के आखिरी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको पूछेगा बंगाल का प्रथम की जगह पूछ ले बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन है, तो वो रहेगा वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आया? इसको अलग कलर से करके दिखाता हूं आपको। ठीक, जैसे आपको पूछा बंगाल का प्रथम गवर्नर तो आप लगाया रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन प्रथम की जगह पूछ दिया बंगाल का आखिरी गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स। वहीं अगर प्रश्न पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स है, लेकिन बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल पूछे तो आपको लगाना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। वहीं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोल रहे हैं तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन अगर पूछे कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल तो वो है लॉर्ड कैनिंग। तो क्या समझे, जो जिसका पहला है वो पिछले का आखिरी है। बात समझ में आया? वीडियो फिर से रिपीट करके आप इसको देखना, आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आप चलते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था प्रथम राज्य कौन सा था? ठीक है, तो याद रखना आपने कभी ना कभी लॉर्ड डलहौजी का नाम तो सुना ही होगा, और ये भारत कब आया था, यानी भारत का जब ये गवर्नर जनरल बनकर आए थे तो ये 1848 से 1856 तक क्या रहते हैं? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये जब भारत आते हैं, लॉर्ड डलहौजी जब भारत आता है तो क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ऑलरेडी और भी भारतीय राजा लोग हैं, तो ये सोचते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इसका पॉलिसी ये रहता है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, यानी कि एक साम्राज्य में दो राजा नहीं हो सकते। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, जितने भी भारतीय राज्य हैं और उनके जो राजा हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना शुरू करते हैं। तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे पहले उसने किस राज्य को अपने हड़प नीति के तहत मिलाया, तो वो उसका आंसर है सतारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसके प्रशासन में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो याद रखना जो स्थायी बंदोबस्त जो पद्धति है वो किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करता है, जो भारत में नई कृषि पद्धति लाता है ना, और इसी पद्धति को नाम दिया गया था जमींदारी पद्धति। इसी को क्या स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं और जमींदारी पद्धति भी बोलते हैं। जमींदारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक जो जमीन जो किसानों की थी, और ये कानून बना के क्या करता है, एक पूरे जमींदार को पूरा हिस्सा दे देता है जमीन का, और जमींदार को जिम्मेदार मानता है कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए, लगान देने के लिए। किसको जिम्मेदार मानता है? जमींदार को। तो जमींदार को दे दिया जाता था कि भाई आपको इतने दिन, आपको साल भर का लगान इतने समय तक दे देना है। ठीक, यानी सूरज डूबने से पहले उनको लगान मिल जाना चाहिए, और लगान नहीं मिलेगा तो ये जमींदारी छीन कर दूसरे जमींदार को दे दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है नील विद्रोह किसके बारे में था? ठीक, तो ऑप्शन तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो अपन बड़ा हो रहा है तो अपन ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा कि आप लोग सीधा इसको पॉज करके ऑप्शन को पढ़ लेना। फिलहाल आप ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आप चिंके मिंगे ट्रिक लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ए और सी दोनों मिलता जुलता ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नील विद्रोह जो था वो क्या था? तो चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गई थी और वहाँ कपड़ों का उत्पादन मशीनों के जरिए होने लगा था, है ना, तो हो क्या रहा था कि कपड़ों को रंगने के लिए कलर्स की आवश्यकता थी। तो कलर यानी कि ये लोग भारत में नील की खेती यहाँ के किसानों से जबरदस्ती करवा रहे थे, वो भी कौन से वाले, उस पे असामान्य मूल्य पर, अमान्य मूल्य पर। ठीक है, उनको कोई मूल्य भी नहीं दिया जा रहा था और एकदम कम मूल्य पर उनको जबरदस्ती किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर किया जा रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहे सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसोफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की। ठीक है, तो इसकी पुस्तक है ये, तो ये सत्यार्थ प्रकाश किसकी? आर्य समाज की। और याद रखना आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं वो इसी पुस्तक में है। किसमें? सत्यार्थ
प्रकाश में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए ओ ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब? 1885 में। ठीक है, याद रखना 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और अगर आपसे पूछे किस वायसराय के समय स्थापना हुआ, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो कहा जाता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, है ना, तो 1857 क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी, इससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा ही झटका लगा था। ठीक, तो ऐसे दोबारा क्रांति ना हो, इतनी बड़ी क्रांति दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया गया था? तो डफरिन ने ये सोचा, मतलब लाला लाजपत राय का कहना है कि डफरिन के उस मस्तिष्क की उपज है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो लाला लाजपत राय का कहना ये था कि डफरिन नहीं चाहता था कि दोबारा ऐसे और इतनी बड़ी क्रांति हो, और क्रांति हो इससे पहले कि उनको कुछ ना कुछ पता चल जाए, जो उनका प्रतिनिधि करते हो भारतीय लोगों का, उनके जरिए इनको पता चलता रहे बीच बीच में कि भारतीय लोग क्या चाहते हैं, ताकि ऐसे दोबारा क्रांति ना हो। ठीक, तो इसलिए इसका जो अगर स्थापना पूछा जाएगा तो ए ओ ह्यूम है इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन है श्रीमती सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, और है डी ऑप्शन एनी बेसेंट। ठीक, तो याद रखना क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, और हमेशा ये याद रखना क्वेश्चन अगर इजी हो और ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो तो जनरली ये गलत होता है। ठीक, तो देखो भारतीय लिखा है और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो भारत की पार्टी है, ये एनी बेसेंट कहाँ से होगी, है ना? ये आपको लग रहा होगा सरोजनी नायडू होना चाहिए, लेकिन सरोजनी नायडू नहीं है। इसका आंसर क्या है? एनी बेसेंट। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो अध्यक्ष बनी थी वो 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, उसकी अध्यक्ष थी। तो सरोजनी नायडू कौन से सम्मेलन में रही थी? तो सरोजनी नायडू जिस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो थी 1925 का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक, तो याद रखना इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक पूछ रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तब लगाना है आपको एनी बेसेंट। और अगर यही क्वेश्चन पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब लगाना है आपको सरोजनी नायडू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, बी है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी है प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस, और डी है सूर्यसेन और उधम सिंह। ठीक है, ये सब जो है क्रांतिकारी हैं और कभी किसी न किसी घटनाक्रम से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन इस घटनाक्रम से जुड़े हैं कौन? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो काकोरी ट्रेन कांड के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला है। क्यों? क्योंकि इसको लगभग 100 साल हो चुके हैं, 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं इस कांड ने। तो याद रखना काकोरी ट्रेन कांड में क्या हुआ था, जो क्रांतिकारी थे उनको धन की आवश्यकता थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना था, इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड करते हैं कि काकोरी जो ट्रेन है उसको लूटा जाए। ठीक है, ट्रेन में जो अंग्रेजों का खजाना रहता है उसको ये लोग लूटते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ठीक है, गदर पार्टी। ठीक, ऑप्शन है ए यूएसए, बी जर्मनी, सी स्पेन और डी फ्रांस। ठीक, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। ठीक, तो ये जो पार्टी थी एक क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बनाई गई थी, है ना? और कहाँ बनाए थे? इसको बनाए थे यूएसए में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यूएसए। और यूएसए में भी कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था?
ठीक है। ऑप्शन ए है कर्जन, बी है कैनिंग, सी है मेयो और डी है बेंटिक। ठीक, तो मान लीजिए आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर ना आए तो आप देखिए बंगाल का जो विभाजन कर रहे हैं, ठीक है, दो भागों में बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि जो बंगाल में है राष्ट्रवादी गतिविधियां जल्दी जल्दी राष्ट्रवादी गतिविधियां क्या हो रही थी, पनप रही थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज लोग क्या करते हैं, बंगाल का विभाजन करने का फैसला करते हैं। ठीक, बंगाल को दो भाग में बांट दो। ठीक, तो याद रखना जो सर्जन होता है, डॉक्टर, सर्जन का काम क्या करता है? सर्जन का काम क्या होता है? चीर फाड़ करना। तो सर्जन से आप कनेक्ट कर लेना किसको? कर्जन को। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करता है। कब करता है? 1905 में। याद रखना बंगाल का विभाजन कब हो रहा है? 1905। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाना जाते थे? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यार रखना पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय को बोला जाता था। ठीक, और गुरुदेव बोला जाता था रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो बच रहे हैं ये दो, गुजरात रत्न और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वयोवृद्ध नेता थे ये, है ना, इनकी एज ज्यादा थी और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 1915-16 में दो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, किसके नेतृत्व में? ठीक है, तिलक एवं एनी बेसेंट, तिलक एवं अरविंद घोष, तिलक एवं लाला लाजपत राय, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। तो याद रखना होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट मिलकर करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार। ठीक, तो ऑप्शन है हरिजन के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, बी है सविनावज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु और नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक, तो याद रखना बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां पे क्या हो रहा था, जो यूरोपीय बागान मालिक थे वो बिहार के किसानों को जबरदस्ती क्या कराते थे, वो लोग अपने उन किसानों के खेत में जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक, तो याद रखना जैसे मान लीजिए 1 बीघा है, ठीक, तो 1 बीघा में 20 कट्टा होता था, है ना, तो 20 कट्टे में 3 कट्टे में किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। कितने कट्टे में? 3 कट्टे में। यानी किसान अपने 3 कट्टे में कम से कम नील का खेती तो करेंगे ही करेंगे, ये मजबूर किया जाता था उनको। ठीक, तो इसलिए इसको 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। तो इसी का समस्या का समाधान करने हेतु गांधी जी कहाँ जाते हैं? चंपारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ऑप्शन ए, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, सी है खिलाफत आंदोलन का दमन और डी है प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक, तो जो अंग्रेज हैं वो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक एक्ट लेके आते हैं। कौन सा? रॉलेट एक्ट। इसको कब लाते हैं? 1919 में। ठीक, और इस एक्ट में क्या प्रावधान था? अगर मान लो अंग्रेजों को लग रहा है कि ये व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक है, सिर्फ शक के आधार पर, तो अंग्रेज लोग सिर्फ शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकते थे। ठीक है, तो इसी को ही काला कानून भी कहा गया है। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी इसी को कहा जाता है। किसको? रॉलेट एक्ट को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था? ठीक, ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, ऑप्शन बी, भाषक समस्या तीव्र हुई, ऑप्शन सी, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े और डी है हिंदुओं को दबाया गया। ठीक, तो याद रखना इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ठीक, अब ये खिलाफत आंदोलन क्या था? तो ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, तो 1919 में ये खिलाफत आंदोलन हुआ था, है ना। अब इसके पीछे कहानी थोड़ी लंबी है, उसमें अपन नहीं जा पाएंगे। आप इतना याद रखिए ये मुसलमानों का आंदोलन था। ठीक है, जो खलीफा है वो मुसलमानों का धर्मगुरु होता था। कहाँ था ये था तुर्की में। तो इसको हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसका विघटन कर दिया गया था। ठीक है,
तो इसका विरोध करने के लिए भारतीय मुसलमान इसका क्या किए थे, आंदोलन किए थे भारत में। इसी आंदोलन को क्या नाम दिया गया, खिलाफत आंदोलन। ठीक, अब ये गांधी जी इसको एक अवसर के रूप में देखते हैं इस आंदोलन को, किस लिए, क्योंकि देखो 1905 में क्या हो गया था, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, कर्जन के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की एकता बढ़ रही थी जो अंग्रेजों के लिए खतरनाक थी। ठीक, इसलिए अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए क्या कर दिया था, बंगाल का विभाजन। और आगे चलकर इसको ऑफिशियली और एक और चीज किया गया, क्या 1909 में पार्लियामेंट एक्ट लाकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया। कहाँ पे, विधान परिषदों में, है ना। तो इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी पार्लियामेंट एक्ट से 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्व कर दिया गया था, और उस सीट पर जो भी व्यक्ति खड़ा होगा मुसलमान, उसको वोट भी सिर्फ मुसलमान व्यक्ति देगा। ठीक है, तो ये हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए, फूट डालने के लिए सब अंग्रेज चाल चल रहे थे। तो गांधी जी इसलिए खिलाफत आंदोलन को एक अवसर के रूप में देखेंगे और गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। ठीक, तो गांधी जी के आंदोलन में शामिल होने से हिंदू मुस्लिम की जो एकता है या मतभेद है उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी है नमक आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है नील आंदोलन। ठीक है, तो महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ये हुआ था 1920 में। आप जानते होंगे कि चौरा चौरी असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने चालू किया और जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश में एक चौरा चौरी जगह है, वहां पे हिंसा हो जाती है, जिसके विरोध में गांधी जी अपना ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। कब, 1922 में। ठीक है, तो याद रखना प्रथम जन आंदोलन गांधी जी का कौन सा है, असहयोग आंदोलन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्वराज दल की स्थापना किसने की, तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो याद रखना, हुआ यह था कि असहयोग आंदोलन जब चालू हुआ 1920 में, ठीक, तो 1922 तक ये बहुत ज्यादा ही चरम पे पहुंच गया था असहयोग आंदोलन। लोग बहुत बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो रहे थे और अच्छा खासा ये आंदोलन जोर पकड़ लिया था। लेकिन हुआ यह था कि 1922 में चौरा चौरी एक जगह था यूपी में, वहां हिंसा हो जाती है और इस हिंसा होने की वजह से गांधी जी अपना ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। लेकिन गांधी जी जब ये आंदोलन वापस लेते हैं तो इसका विरोध करते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। उनका कहना यह था कि आंदोलन अच्छा खासा चल रहा है, आप वापस क्यों ले रहे हो। ठीक, तो इसी के विरोध में अब इन लोग क्या करते हैं, एक नया पार्टी की स्थापना करेंगे जिसका नाम है स्वराज दल। कब करेंगे, 1923 में। कौन कौन मिलके, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्यों कर रहे हैं कि अब इन लोग बोल रहे हैं कि जैसे इन लोग का मानना क्या है कि अब इन लोग आंदोलन नहीं करेंगे, अब इन लोग विधान परिषद में हिस्सा लेंगे, नया पार्टी बनाएंगे, विधान परिषद में जाएंगे और अंग्रेजों को कानून बनाने की प्रक्रिया में वहां बाधित करेंगे। जैसे आप मान लीजिए अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, लोकपाल वाला, तो दोनों आंदोलन में बैठे थे। अन्ना हजारे आंदोलन से बाहर हो गए और अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना लिया कि अगर सिस्टम को सुधारना है तो सिस्टम में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे इन लोग सिस्टम में आ गए। कौन कौन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू कौन है, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी। ठीक है, केवल प्रथम में, केवल द्वितीय में, केवल तृतीय में, और डी है प्रथम व तृतीय दोनों में। इसका आंसर है केवल द्वितीय में। ठीक, तो याद रखना ये जो गोलमेज सम्मेलन है वो चल रहा था लंदन में। कहां चल रहा था, लंदन में। ठीक है, और गोलमेज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक गोल टेबल के आसपास बैठ के लोग चर्चा करना था, इसलिए इसका नाम रख दिया था गोलमेज। गांधी जी कौन से सम्मेलन भाग लेने जा रहे हैं, दूसरे, और किसके प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक, और कब कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन, 1930 से चालू हुआ था, 1930, 1931 और 1932। ये 3 साल तक कंटिन्यू चला था गोलमेज सम्मेलन। ठीक, लेकिन गांधी जी केवल 1931 के सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे, पहले और तीसरे में नहीं जाते। और पहले में क्यों नहीं गए, क्योंकि पहले में वो देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे। कौन, गांधी जी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब ज्यादा जोर पकड़ लिया था, तब गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, और समझौते में यही होता है कि गांधी जी कहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे, किसमें, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
बी आर अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए कलकत्ता समझौता, बी लंदन समझौता, सी पूना समझौता और डी लखनऊ समझौता। याद रखना, गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसको कहलाते हैं पूना समझौता, ठीक है। याद रखना, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक, तो गोलमेज सम्मेलन के बाद रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा कर दी कि जो दलित वर्ग है उनको भी अलग से एक निर्वाचन पद्धति, यानी उनको भी एक अलग से संप्रदाय मान लिया गया था कि दलित वर्ग एक हिंदू नहीं है, ये अलग संप्रदाय है, ठीक। तो इसी के विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे। तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच फिर समझौता होगा जिसको क्या बोला गया, पूना समझौता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन, ये त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और मद्रास अधिवेशन। तो इसका आंसर है बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ठीक है। याद रखना, हरिपुरा के अधिवेशन के भी अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय भी सुभाष चंद्र बोस थे, यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक। तो हुआ यह था, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि त्रिपुरी संकट क्या है। तो त्रिपुरी संकट क्या है कि इस सम्मेलन में हुआ यह था कि गांधी जी अपना एक प्रतिनिधि खड़ा किए थे जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, ठीक। और उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी रखते हैं और वो जीत जाते हैं, ठीक है। और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। तो गांधी जी इसको अपनी हार मानते हैं। और होता यह है कि जब कार्यकारी जो परिषद बनाने की बात आती है तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो जाता है और इसलिए सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसी को बोला गया है त्रिपुरी संकट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ठीक है, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार पटेल, सी है सरोजिनी नायडू और डी है विनोबा भावे। ठीक, तो इसका आंसर है डी, विनोबा भावे। याद रखना, विनोबा भावे को गांधी जी का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। ठीक, और आगे चल के विनोबा भावे भूदान आंदोलन भी चलाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1940, 1942, 44 और 46। इसका याद रखना, ऑप्शन नंबर बी 1942 में भारत आएगा। कौन? क्रिप्स मिशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी यूसुफ मेहर अली और डी है अरुणा आसिफ अली। ठीक, तो कभी भी याद रखना, क्वेश्चन जब इजी लग रहा है और ऑप्शन नंबर ए में आंसर लग रहे हैं तो आपको वहीं सतर्क हो जाना है। जैसे क्वेश्चन हमको इजी लग रहा है और अधिकतर लोग क्या सोचने वाले हैं कि आंसर ए ही होगा, लेकिन ए इसका आंसर नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर ए नहीं है। लग रहा होगा गांधी जी होंगे, लेकिन गांधी जी नहीं है। इसका आंसर क्या है? यूसुफ मेहर अली। ठीक, नारा इसने दिया था, गांधी जी ने इसको लोकप्रिय बनाया था। गांधी जी इसमें नारा दिए थे करो या मरो का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ठीक है, पीछे आपका मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी कहाँ है? ये त्रिपुरा अलग राज्य मत समझ लेना, त्रिपुरा नहीं है ये, त्रिपुरी जबलपुर के पास है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन है ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, पूछ रहा है अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में आया फरवरी 1942, मार्च 1946, अप्रैल 1942 और दिसंबर 1946। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आएगा। और कैबिनेट मिशन भारत क्यों आ रहा है? क्योंकि 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है। ठीक, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है कि उन्होंने जहां जहां अपने उपनिवेश बनाए हैं उसको ये खाली करना है। ठीक, तो अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो अब भारत को छोड़ने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से इन लोग मिशन लेके आ रहे थे। तो उसमें आए थे कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1946 में। ठीक, तो यहाँ पे उन लोगों का दो उद्देश्य था, एक तो संविधान सभा का निर्माण करना था और एक अंतरिम सरकार का गठन करके इनको जाना था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28,
इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो जो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 29। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो याद रखना ये अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब ये अंतरिम सरकार क्या है? तो मान लीजिए, तो आप जानते होंगे कि अंग्रेजों ने देश को कब छोड़ दिया था? 1947 को। ठीक, हमको आजादी मिल गई थी 1947 को, लेकिन संविधान कब लागू हुआ? 1950 को। संविधान के हिसाब से देश कब से चलना शुरू किया? 1950 से संविधान के हिसाब से देश चल रहा है ना। 26 जनवरी 1950 को लागू किए तो इन सालों में देश को भी तो चलाना है। 1947 से लेकर 1950 तक देश को चलाने के लिए सरकार भी तो चाहिए, क्योंकि 1947 में तो अंग्रेज लोग चले गए देश छोड़कर। तो इस बीच जो चलाने के लिए सरकार बनाई गई, उसको सरकार को बोला गया अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब होता है टेम्पररी, कम समय के लिए। ठीक है, और जैसे ही संविधान लागू हुआ, फिर देश में फिर से नए चुनाव हुए और उसके बाद चुनाव के हिसाब से सरकार गठित की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लॉर्ड लुई माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ। पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। सी ऑप्शन, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ। और डी ऑप्शन नीचे चले गया है, तो अपन थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। डी आंसर है, डी ऑप्शन है, कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने के विशेष हिदायत के साथ। ठीक, तो याद रखना, जो लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो भारत के वायसराय थे, उनको क्या बोल के भेजा गया था ब्रिटेन से? वो बोला गया था ऑप्शन नंबर बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ उनको भारत भेजा गया था। लेकिन उनको ये भी कहा गया था कि आप भारत पहुंचकर जो भी वहां का जमीनी हकीकत होगा, उसके हिसाब से आप निर्णय लेना, लेकिन कोशिश ये करना कि भारत का विभाजन ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? ठीक, ऑप्शन ए है JB कृपलानी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है अबुल कलाम आजाद और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है RM गोपाला, डॉक्टर S राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डी है रामानुजाचार्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी को भारतीय गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1774 में, 1785 में, 1784 में। ठीक, तो याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। ठीक, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्योंकि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी युद्ध लड़ा कब? 1757 में। ठीक, ये जीत गए और इसके बाद 1764 में लड़ते हैं बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध लड़े और ये प्लासी का युद्ध लड़े। इसके बाद दोनों जगह पे, ये बंगाल पे था और ये बिहार में था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो जमींदारी है वो किसको मिल गई थी? अंग्रेजों को। ठीक, तो अंग्रेज पैसे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए थे, लेकिन अंग्रेज अब जो है वो व्यापार पे कम ध्यान दे रहे थे और ये जो लड़ाई झगड़ा है और जो लूटने है, भारत को लूटने पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इस चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई थी? लॉस पे आ गई थी। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में आ गई थी। तो क्या हुआ था? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक एक्ट पारित किया। कब? 1773 में, जिसको नाम दिया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो याद रखना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। याद रखना, ये दोनों एक ही व्यक्ति नहीं, अलग अलग है। मॉन्टेग्यू कौन है? ये है भारत के वायसराय, सॉरी, भारत के
राज्य सचिव, या इनको भारत राज्य सचिव भी बोला जाता है, ठीक। और चेम्सफोर्ड है वायसराय, ठीक। तो ये दो अलग अलग व्यक्ति थे, और इसी एक्ट में एक प्रावधान भी था कि इसी एक्ट की जांच करने के लिए 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा और वो इस एक्ट की जांच करेगा। इसलिए 10 साल बाद तो नहीं, लेकिन 1928 में एक आयोग आने वाला है जिसको आप जानते होंगे साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के नाम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, ठीक। पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है लाला लाजपत राय और डी है महात्मा गांधी। गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। और रविंद्रनाथ टैगोर को ये उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है, याद रखना। तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी, गुरुदेव की, ठीक। तो इन्होंने फिर कर्ज भी उतारा, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो उन्होंने गांधी जी को भी उपाधि दी थी, कौन सा, महात्मा का, यानी कि दोनों एक दूसरे को उपाधि दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आधुनिक भारत के लगभग हम लोग 35 क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।